students, how are you all? I hope everyone is fine, right? देखिए आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 7 जो आधा हो गया था और बाकी का जो आधा है वो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन प्लीज़ आप लोग वीडियोस देखिए, तो वीडियोस देखेंगे तो ही आपको डाउट्स जो है वो आएंगे और आप वो जूम मीटिंग में पूछ पाओगे। ओके, सो सी पेज नंबर 49, फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। ओके, फॉर्मेशन मतलब नया नया जो है उसे फॉर्म करना, और जो ऑर्गेनाइजेशन थे उसे रीऑर्गेनाइजेशन मीन्स उसमें कुछ चेंजेस लाना ऑफ इंडियन स्टेट्स देखते हैं, उसके बारे में है। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट एंड एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो इंडिया जो है वो इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया बन जाने के बाद हमने देखा इंफॉर्मेशन जो थी वो हम लोगों ने इकट्ठा की, और किसके बारे में, तो के princely states, रजवाड़ा states. Instead of accepting unitary system, we have accepted union system of governments. तो हमें जो सिस्टम अप्लाई करनी थी वो थे यूनिटरी सिस्टम, लेकिन हम लोगों ने जो सिस्टम एक्सेप्ट की थी वो थे यूनियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। Therefore, the issue of formation and reorganizations of constitutes of the union occurred. तो ये यूनियन जो हमें ये रीऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया, क्योंकि हम लोगों ने क्या एक्सेप्ट किया था, यूनियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को एक्सेप्ट किया था, इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशंस के यूनियन को एक्सेप्ट करना पड़ा। The erstwhile British provinces and princely states were divided into 4 divisions after their unification and merger. तो ये जो ब्रिटिश के अंडर में जो हम लोग के रजवाड़ा स्टेट्स थे वो 4 डिवीज़न में डिवाइड हुए, और उनकी यूनिफिकेशंस जो थी वो हुई और वो किसी में मर्ज हुए, मीन्स कंबाइंड हुए। वो क्या है देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, क्लास ए। तो क्लास ए के स्टेट्स में कौन कौन आए, मुंबई, आसाम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल वर इंक्लूडेड। तो फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स में क्लास बी। तो क्लास बी में जो है वो है जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, सेंट्रल इंडिया, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर, कोचीन एंड पेप्सू। ओके, तो फिर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, क्लास सी, अजमेर, भोपाल, कौर, दिल्ली, बिलासपुर, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर एंड मध्य प्रदेश। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास डी, ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर इंक्लूडेड। तो इस तरह से ये 4 डिवीजन में जो हम लोग के रजवाड़ा जो स्टेट्स से वो डिवाइड हुए, वो जो थे हम लोगों ने इसमें देखे। इंटरेस्टिंग, स्टेट्स इंक्लूडेड इन ऑल 4 क्लासेस डिड नॉट हैव इक्वल स्टेटस। तो ये जो 4 क्लासेस है क्लासिफिकेशन की है, उनकी इक्वल स्टेटस नहीं थी, एक सेम नहीं थी। हाउएवर दे वेर इनसेपरेबल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये सब अलग अलग पार्ट्स में फैले हुए थे इंडिया के। इन दिस वे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, इंडिया वाज द यूनियन ऑफ दीज स्टेट्स। तो ये जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो था वो फोर्स मतलब कि जो जब उनका स्थापन हुई, तब ये जो इंडिया था वॉज द यूनियन ऑफ दीज स्टेट्स। तो इंडिया जो था वो यूनियन था इन स्टेट्स का। हाउएवर दिस प्रूव्ड टू बी ए टेम्पररी अरेंजमेंट। देखा जाए तो ये टेम्पररी मीन्स परमानेंट नहीं था, जब क्या मतलब कि उस समय के चलाने के लिए उन्होंने ये अरेंजमेंट्स किया था। देर आफ्टर ए न्यू डिमांड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस स्टार्ट्स बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। फिर बाद में देखा जाए तो नई डिमांड आई, उनके जो रीऑर्गेनाइजेशंस थे उन्हें फिर से लाया गया लिंग्विस्टिक बेसिस पर, और उन्होंने फिर ये जो स्टेट्स थे वो स्ट्रॉन्ग हो गए। इन 1953 जवाहरलाल नेहरू कंसिडर्ड द इश्यू ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड अपॉइंटेड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस फिजाल अली वॉज अपॉइंटेड एज इट्स चेयरमैन। फिर जवाहरलाल नेहरू ने 1943 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में अपॉइंट किया। उन्होंने स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन मतलब कि रिटायर्ड चीफ गेस्ट को सुप्रीम कोर्ट में लाए गए, और वहाँ के जो चेयरमैन थे वो थे फजाल अली। द अदर 2 मेंबर्स ऑफ द कमीशन वेर मिस्टर हृदयनाथ कुंजू एंड मिस्टर के एम
पनिक्कर, ये दोनों जो थे वो कमीशंस थे। दिस कमीशन आस्क्ड ऑल द स्टेट्स टू सबमिट इट्स रिकमेंडेशंस थ्रू वेरियस पब्लिक ऑबिशंस। तो इन कमीशंस को कहा गया था कि पब्लिक की डिमांड क्या है आपको वो यहाँ हाजिर करना है, व्यूज़ उनके क्या है, उनके विचार क्या है, वो सब। Above all, bilingual Mumbai state was reformed in which Maharashtra, Gujarat and Saurashtra were included। तो फिर इसमें देखा जाए तो ये जो मुंबई है उसके अंदर कौन से आए हैं, तो कि महाराष्ट्र, गुजरात और सौराष्ट्र स्टेट्स जो है उसके अंदर आए हैं। Was made the capital of these states finally a bill making changes in the constitution and reorganization states was passed and implemented from 1956। Okay। The old classifications of the states as class A, B and C was dissolved. Amendments were made in the first appendix of the Indian Constitution and in place of early classifications, two parts were formed comprising of the constituted states and unitary territories। तो फिर ये जो ओल्ड क्लासिफिकेशन था A, B, C, D वो डिजॉल्व हो गए और फिर उनके अंदर जो अमेंडमेंट्स जो बनाए गए थे, मीन्स रूल्स जो बनाए गए थे वो फर्स्ट अपेंडिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थे और उन्होंने क्लासिफिकेशन की उनकी, तो वो दो टाइप में डिवाइड हो गए। तो वो था कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स और यूनिटरी टेरिटरीज। तो 14 स्टेट्स इंक्लूडेड आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर कोण, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो ये सब जो थे वो कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स थे। वर्ल्ड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडेड दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ओके। तो ये जो हम लोगों में डिवाइड हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट मेड 2 सेपरेट स्टेट्स। फाइनली देखा जाए तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 सेपरेट स्टेट्स बनाए, वो थे महाराष्ट्र एंड गुजरात। कौन से थे? महाराष्ट्र और गुजरात। कब किए गए थे? May 1, 1960। ऑन 25 May 1960 रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ महाराष्ट्र एज ए स्टेट वाज मेड एंड इट्स कैपिटल मुंबई। तो फिर उसके बाद देखा जाए तो महाराष्ट्र जो है वो स्टेट बनाया गया कब? 25 मई 1960 में और उनका कैपिटल था मुंबई। तो 1 मई 1960 को वो हम फाउंडेशन डे ऑफ गुजरात कहते हैं और उन्हें मनाते हैं। और उसके अंदर जो आए हैं रीजन्स वो है सौराष्ट्र एंड कच्छ। आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड वे रिगार्डेड हैज ए लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स। तो यहाँ 7 सिस्टर्स के नाम से किसे कहा जाता है? आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड। देर वॉज ऑलवेज ए कंटिन्यूस डिमांड फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्मॉल स्टेट्स फ्रॉम द बिगर स्टेट्स। तो हमेशा का डिमांड थी उनकी बड़े स्टेटों की कि ये सेपरेट करना है। किन्हें सेपरेट करना है? स्मॉल स्टेट्स को हमें सेपरेट करनी है। इन द ईयर 2000 में देखा जाए तो झारखंड जो था वो सेपरेट हो गया। कहाँ से? बिहार से। छत्तीसगढ़ जो था वो मध्य प्रदेश से हो गया। उत्तराखंड जो था वो उत्तराखंड था वो उत्तर प्रदेश से हो गया। ऐसे स्टेट्स जो है वो रिकॉग्नाइज हुए। तो 2014 में देखा जाए तो तेलंगाना जो है रिकॉग्नाइज हुआ और सेपरेट हो गया आंध्र प्रदेश से। आज भी डिमांड है वेरियस स्टेट्स गोइंग ऑन, द लेटेस्ट वन बीइंग द विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र। एक और भी आज भी ये सब कुछ चल रहा है। लेटेस्ट वन जो है वो है विदर्भा रीजन। करेंटली देखा जाए तो इंडियन यूनियन कॉन्सिस्ट में 29 स्टेट्स है। ठीक है, कितने स्टेट्स है? 29 स्टेट्स है अभी। और यूनियन टेरिटरीज जो है वो 6 है। 29 में देखिए क्या क्या आ रहा है, आपने देखा ही है, ऊपर दिया है 29 में। और 6 यूनियन टेरिटरीज जो है वो भी हमने यहाँ देख रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं रीजनलिज्म। तो इंडिया हैज़ अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन विच पीपल डिफरेंट डाइवर्स रीजन्स स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस belonging to different states, races and cultures have been living since centuries in these countries। तो हम देखते हैं इंडिया के अंदर यूनिटी है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो जहाँ पर हम देखते हैं अलग अलग रीजन्स के लोग जो यहाँ रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उनकी कैस्ट है, उनके कल्चर्स है, आज भी हम कहाँ देखते हैं? अपने इंडिया में। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ सच डाइवर्सिटी हैज़ इंडिया हैज़। जो जैसे कि हम लोग के इंडिया में आज जितने भी वेरियस कैस्ट रहते हैं, रिलीजन्स रहते हैं, ठीक है, उनके कल्चर्स आज भी जो इंडिया में देखने मिलते हैं वो किसी और कंट्री में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। कल्चरल प्रोग्रेस इज नॉट एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर कैस्ट और क्रीड बट इट इज़ यूनिफाइड एफर्ट ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया। जो कल्चरल प्रोसेस है वो जो है हम कर रहे हैं वो पर्टिकुलर कैस्ट के लिए, जैसे कि गरबा है तो सिर्फ गुजराती ही गरबा ले सकते हैं, ऐसे कुछ कल्चर में नहीं है। लेकिन
हम लोग के इंडिया में जितने भी पीपल रहते हैं यूनिफाइड एक साथ रहते हैं तो सब मिलकर उसे मनाते हैं। वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म आर सर्टेन ग्रीडी पॉलिटिशियंस, वेरियस communal groups who exploit the feelings of people and lure them for their motivates. The people who created and instigated realisms are harmful elements for national unity and integrity. तो ये मेन रीजंस जो है क्रिएटिंग द फीलिंग्स के अंदर जो आ रहे हैं, ठीक है, अंदर जो आ रहे हैं वो ग्रीडी लालच है पॉलिटिशियंस का और वेरियस कम्युनिकल ग्रुप्स का, जो फीलिंग्स जो है वो लोगों में फैला रहे हैं उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। तो जो ये लोग हैं वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, रेशनलिज्म्स क्रिएट कर रहे हैं। तो रेशनलिज्म क्रिएट करने से ये हम लोग के लिए एक हानिकारक है अपने नेशनल के लिए और यूनिटी के लिए। जैसे यूनिटी होती है जहाँ ये तुम कैस्ट को लेकर प्रचार करते हैं पॉलिटिक्स, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ये हम लोग के लिए हानिकारक बन जाता है। द एस्पिरेशन फॉर पर्सनल development is good thought, but the people who poses danger to the society at large never inspires for overall development of countries. तो यहाँ एक देखा जाए कि किसमें अगर कोई डेंजर हार्मफुल इफेक्ट्स जो अंदर देखा जाता है तो सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और वो सोसाइटी में एस्पायर मीन्स इंस्पिरेशन किसी का नहीं बन सकते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अपना जो कंट्री का है वो डेंजर हो जाता है। तो एक्टिविटीज़ हार्मिंग वंस ओन स्टेट एंड कंट्री शुड नॉट बी डन। तो जिसके चलते किसी और को हार्म हो ऐसे हमें नहीं करना है। इंस्टेड वर्किंग ऑफ वन ओन कंट्री इज नेसेसरी, इसके बदले हमें सिर्फ अपने देश के लिए काम करें ऐसे करना है। आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस द थॉट फॉर वंस ओन कंट्री शुड कम फर्स्ट इंस्टेड ऑफ स्टेट। तो हम लोग जब सोच रहे हैं कुछ इंडिपेंडेंस, आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस मीन इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमें हमेशा अपने देश के बारे में, अपने कंट्री के बारे में सोचना चाहिए। शुड कम फर्स्ट इंस्टेड ऑफ स्टेट, राज्य से पहले हमें अपने कंट्री के बारे में सोचना है। इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस फॉर पीपल स्पीकिंग कॉमन लैंग्वेजेस, शेयरिंग कॉमन कल्चर एंड लिविंग इन एंटायर स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम टू डेवलप इमोशनल बॉन्डेज फॉर वन अनदर। तो यहाँ देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो है अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अपने कल्चर्स को शेयरिंग करते हैं अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन्स में जो ये लोग रहते हैं लंबे समय तक। तो ये अंदर एक दूसरे के अंदर इमोशनल बॉन्डेज जो होता है वो क्रिएट करते हैं। लैंग्वेज, कैस्ट एंड रिलीजन्स आर द 3 मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर क्रिएटिंग रीजनलिज्म। तो रीजनलिज्म को क्रिएट करने के लिए तो 3 मेन रोल्स जो प्ले कर रहे हैं वो है लैंग्वेज, कैस्ट और रिलीजन। लैंग्वेज स्टिमुलेट्स रीजनलिज्म। पीपल इन हिंदी स्पीक एरिया इन नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया स्पीकिंग एरिया इन साउथ इंडिया डिमांड न्यू रीजन्स अकॉर्डिंग टू लैंग्वेजेस। तो हम देखा जाए तो हिंदी जो स्पीकिंग है वो नॉर्थ इंडिया में है और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग है वो साउथ में है, ठीक है। ऐसे हम रीजन्स को लेकर ये लैंग्वेजेस वहाँ देख सकते हैं। तो रीजनलिज्म कमीशन ऑलरेडी इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ डिवीजन ऑफ रीजन्स एज पर द लिंग्विस्टिक बैरियर्स। तो ये ऐसे रिकॉग्नाइजेशंस जो है हम देख सकते हैं जब नए नए रिकमेंडेशंस आते हैं हम लोग के डिविजन्स में। कैस्ट एंड रिलीजन, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स लिव इन इंडिया। तो बहुत सारे अलग अलग लोग जो है वो हम लोग के इंडिया में रह रहे हैं। सुपीरियरिटी ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीजन एक्सिड्स इन सर्टेन रीजन्स। तो सुपीरियरिटी जो है मीन्स हाई लेवल जो है पर्टिकुलर रीजन्स का वो हमें बहुत सारे रीजन्स में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश हैव डिफरेंट कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लाइफस्टाइल्स एंड प्रोफेशंस। तो हम देखा जाए तो यहाँ नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में ये अलग अलग के ट्रेडिशंस और लाइफस्टाइल्स जो है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। बोडो पीपल इन आसाम हैव बीन डिमांडिंग ए डिफरेंट रीजन, देयरफॉर ए स्टॉर्मी मूवमेंट्स हैव बीन टेकन प्लेस। तो ये जो बोडो पीपल है आसाम के उनकी डिमांड है कि उन्हें कुछ नया, कुछ उनके कल्चर को लेकर करना है, इसीलिए आज ऐसे तूफानी जैसे मूवमेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। अल्फा टेरिटरीज इज एक्टिव इन आसाम। तो ये टेररिज्म, कौन सा टेररिज्म है? अल्फा टेररिज्म जो है, कौन सा? अल्फा टेररिज्म जो है वो एक्टिव है आसाम में। पंजाब एंड हरियाणा सेपरेटेड बिकॉज ऑफ रीजनलिज्म। तो ये पंजाब और हरियाणा जो है वो सेपरेट हुआ है किसके चलते? ये रीजनलिज्म के चलते। इन द सेम वे झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, इसी तरह झारखंड जो है वो सेपरेट हुआ है बिहार से। छत्तीसगढ़ फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड उत्तराखंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो करेंटली ये जो करेंटली द डिमांड फॉर ए सेपरेट विदर्भ रीजन्स फ्रॉम महाराष्ट्र हैज़ बीन गोइंग ऑन। तो अब ये जो हमने आगे भी पढ़ा था कि ये जो विदर्भ
ठीक है, विदर्भ रीजन है वो भी किससे अलग होना चाहता है, महाराष्ट्र, जो जिनकी प्रोसीजर अब भी वहाँ चालू है। इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशंस हैज द यूनिटी ऑफ कंट्री बी शुड बी मोर इम्पोर्टेंट देन डिमांड ऑफ पर्टिकुलर। देखिए इंटरेस्ट जो है नेशन का नहीं है, लेकिन यूनिटी जो कंट्री की है वो डिमांड कर रही है फॉर पर्टिकुलर रीजन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया हैज ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। जो हम लोग की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो डिक्लेयर कर रहा है हमें कि हम सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर फ्रीडम है हम लोग के पास, हम डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। ओके, During the time of reorganization of state, regional demand should not be the priority, but unity of country should be the main aim. जब हम रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तब रीजन्स जो डिमांड के हैं उसे हमें, रीजनल के जो डिमांड है उसे प्रायोरिटी नहीं देनी है, लेकिन हम लोग को यूनिटी ऑफ कंट्री, ठीक है, उन्हें हमें शुड भी हम लोग का मेन एम होना चाहिए, उन्हें हमें प्रायोरिटी देनी है। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर हम लोग का जो आज का वीडियो है वो समाप्त हो रहा है। तो आप लोग पेज नंबर 47 निकाल कर आप लर्न कीजिएगा, सॉरी पेज नंबर 49। ओके, मैंने आज 49 और 50 आपको समझाया है, 51। तो आपको ये रीड करना है, आपको जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप मुझे जूम मीटिंग में पूछिएगा। ओके चिल्ड्रंस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव ए गुड डे।